आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता। सियासत से लेकर सिनेमा तक और खेल की दुनिया से लेकर आर्थिक जगत तक हर तरह की गुड न्यूज आपको यहां मिलेगी महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट पर हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। खुद को अपडेट रखने के साथ ही दिन की शुरुआत कीजिए 1 मिनट की गुड न्यूज के साथ। नई साज सज्जा और शानो शौकत के साथ लखनऊ का ये इकाना स्टेडियम लगभग तैयार है। मंच बनाने का काम आखिरी दौर में है। स्टेज पर लगे माइक भी टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के इस स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होगी। तमाम अधिकारी पूरी जद्दोजहद के साथ तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अधिकारियों का मजमा स्टेडियम में मौजूद है। स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त हलचल है। सुरक्षा से लेकर तैयारियों तक का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। स्टेडियम में तैयारियां चाक चौबंद हैं तो गेस्ट लिस्ट भी पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 11 दिन के मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगा दी है। अब से कुछ ही देर बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने मां से आशीर्वाद लिया। मां ने उनकी आरती उतारी और उन्हें दुलारने के साथ ही फूल बरसाए। मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक जश्न चलता रहा। भले ही पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए हों, पर बीजेपी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज हुई है। इसी का इनाम पुष्कर सिंह धामी को मिला है। योगी सरकार दूसरी पारी में अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू कर चुकी है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर का। इसे विकसित करके विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने का इरादा है। 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। उस समय योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। तय हुआ है कि परिसर की बाहरी दीवार को अष्टकोणीय बनाया जाएगा। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर मुंडन संस्कार के लिए अलग से मंडप बनेगा। परिसर के अंदर यज्ञशाला और ध्यानशाला भी बनाया जाएगा। मंदिर के चारों ओर 50 फीट की परिक्रमा पथ तैयार होगी। मंदिर के सभी रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। मंदिर के आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे। मंदिर के काली खोह तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अभी ये धाम बेहद तंग इलाके में है। अतिक्रमण ने मंदिर को घरों और दुकानों के पीछे छुपा दिया है। इसके लिए 500 मकानों और दुकानों को सहमति के साथ तोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जलवा चुनाव बाद भी कायम है। बाबा के बुलडोजर का खुमार लोगों के सर से अब तक नहीं उतरा है। आलम यह है कि बुलडोजर का कारोबार करने वाले लोगों को भी अब अच्छे दिनों की दस्तक सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही निपट गया है, लेकिन बाबा के बुलडोजर का जादू ऐसा है कि बुलडोजर की बिक्री में भी इजाफा हो गया है। 10% के लगभग इजाफा हुआ। मार्च महीने के बाद थोड़ा अच्छा खासा डिमांड आने की उम्मीद है। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला अंदाज यूपी की जनता को खूब भाया और यही वजह रही कि चुनाव में बाबा के बुलडोजर की खूब चर्चा भी हुई और अब ये बुलडोजर बाबा का ब्रांड बन चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे देश को एक बड़ा भरोसा दिया है। गडकरी ने दावा किया है कि 2024 से पहले हमारे देश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूँ
और उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। जब से पंजाब में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से पूरी पंजाब सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। धड़ाधड़ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब में भी अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की घोषणा की है। ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे 35,000 मुलाजम जिहड़े उन्हां नूं पक्के करन दा फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग कर ली, चीफ सैकटरी साहब नूं मैं निर्देश दे दिते ने कि ये ठेका प्रणाली ते आउटसोर्सिंग तो खैड़ा छुड़ाओ। इससे पहले सरकार बनते ही भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन की शुरुआत करने का ऐलान किया था और कैबिनेट की पहली बैठक में ही 25,000 सरकारी नौकरियों पर मुहर लगाई। अखिलेश यादव ने सियासी पंडितों को चौंकाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश के साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सीट छोड़ दी। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद के बजाय करहल सीट से विधायक कहलाएंगे। लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपकर अखिलेश सदन से निकले तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले कह रहे हैं कि अखिलेश ने सांसद के बजाय विधायक रहना पसंद किया, क्योंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही सारा ध्यान रखना चाहते हैं। विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को और मजबूत करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए लगातार काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ, वोट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अखिलेश अपनी पार्टी की स्थिति यूपी में और मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया है। भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुए कारोबारियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में दी। सरकार ने मंगलवार को बताया कि बैंकों का कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 19,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि तीनों कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के जरिए सरकारी बैंकों को करीब 22,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, इसलिए इनकी संपत्ति जब्त कर उस नुकसान की भरपाई की जा रही है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि इन कारोबारियों की संपत्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त की गई है। इनमें से 15,113 करोड़ के एसेट सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वापस किए जा चुके हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इस जंग में कोरोना प्रोटोकॉल और जागरूकता के साथ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार बना है। सरकार ने संसद को बताया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 4 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। अभी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि बच्चों के लिए जिन 4 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, उनमें जायडस कैडिला की जाइकोव डी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स शामिल है। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान के दायरे को बढ़ाते हुए 16 मार्च को इसमें 12 से 14 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। केंद्र सरकार टीकों के स्टॉक पर नजर बनाए हुए है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीके की खपत की निगरानी की जा रही है ताकि टीके की बर्बादी न हो और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं।
ईंधन के दाम बढ़ने के बाद मंगलवार को विपक्ष ने प्रदर्शन किया और राज्यसभा में भी हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बढ़ोतरी का संबंध हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव से है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव की वजह से सरकार ने करीब 4 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए इनके दाम बढ़ गए। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ने की वजह से यह बढ़ोतरी हुई है। 5 राज्यों में जब असेंबली इलेक्शन था तब इन्होंने जानबूझकर पेट्रोल पन्ना का दाम कम कर चुके थे, दाम बढ़ा नहीं रहे थे। और जब इलेक्शन खत्म हो गया उसको लगा कि यूपी में उसका बहुत अच्छा जीत मिल गया, बस उन्होंने निर्लज्ज की तरह दाम बढ़ा रहे। ये सारे आरोप निराधार हैं, आप सब जानते हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं। इस समय जो सारी बातें आ रही हैं कि जो हम 4 राज्यों में ज़बरदस्त बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो उसकी खिसियाहट सारे विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं। यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए एक बड़े बदलाव का फैसला किया है। देश भर की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET जरूरी होगा। सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिला इसी टेस्ट के आधार पर होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। एंट्रेंस टेस्ट 12वीं के NCERT के सिलेबस पर आधारित होगा। PG और PhD कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUET पर फैसला लेने की छूट सभी यूनिवर्सिटी को होगी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUET को अपनाना चाहते हैं, वो इस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी आधार बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 13 भाषाओं में लिया जाएगा, यानी कोई भी छात्र पीछे नहीं छूटेगा। आज शहीद दिवस है। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में आज कई कार्यक्रमों के जरिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के विप्लवी भारत दीर्घा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। शहीद दिवस पर आज पंजाब के CM भगवंत मान एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ऐलान करके भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत करेंगी। आपको बता दें कि शहीद दिवस पर पंजाब सरकार ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इधर दिल्ली में शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने जिस सैनिक स्कूल की घोषणा की थी उसका नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल होगा। इस स्कूल में बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। केजरीवाल के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ाई से लेकर सब कुछ फ्री होगा। इसी साल से इस स्कूल की शुरुआत हो जाएगी। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के हालात के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन की लड़ाई का बातचीत और कूटनीति से हल निकालने की अपील को दोहराया। बातचीत के दौरान मोदी ने ब्रिटेन के PM को भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता में सकारात्मक गति पर संतोष व्यक्त किया। मोदी ने इंडिया UK रोड मैप 2030 को लागू करने में हुई प्रगति की भी सराहना की। आपको बता दें कि ब्रिटेन रूस के आक्रमण का लगातार पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। वहीं रूस से पुराने संबंधों को लेकर भारत इस मामले पर संतुलन बनाकर चल रहा है। हर मौके पर भारत को पानी पी पी कर कोसने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पलटी मार गए। कल तक जो जहर उगलते थे, आज उनकी जुबान से भारत के लिए बस तारीफ ही निकल रही है। इमरान खान कभी भारतीय सेना को सल्यूट कर रहे हैं तो कभी सरकार की विदेश नीति को सलाम कर रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। असल में पाकिस्तान में सत्ता का समीकरण इमरान के खिलाफ है। विपक्ष एकजुट है और खुद इमरान की पार्टी के कई सांसद बागी हो चले हैं और इमरान खान पर अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटक रही है। इमरान की मुश्किल ये है कि उनको इस बार सेना का समर्थन भी नहीं मिल रहा, इसलिए इमरान इशारों में भारतीय सेना की तारीफ कर अपनी सेना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक रैली में इमरान खान ने कहा,
भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं है और वो कभी भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का डंका भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत में ये फिल्म रोज कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। वहीं विदेशों में भी इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। लंदन की बात करें तो यहाँ 70 से ज्यादा स्क्रीन पर ये फिल्म दिखाई जा रही है। खास बात यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी फिल्म की स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है। द कश्मीर फाइल्स की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फिल्म की इमोशनल स्टोरी से दर्शक काफी कनेक्ट कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई लोग तो अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 1990 में कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो साजिश थी और कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया था। और आइए अब देख लेते हैं अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ। गुड न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था कि ईश्वर मन को कितना संतोष देते हैं जब हम कोई भी काम लगन से करते हैं। 30 साल पुरानी बात है। मेरा कार्यक्रम ट्रिनिडैड में था, वेस्ट इंडीज़ में। कार्यक्रम खत्म हुआ, एक यंग कपल मेरे पास आया कि आपके साथ पिक्चर लेनी है। उन दिनों ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कैमरा। तो उनकी जो वाइफ थी वो फुली प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी अनूप जी के साथ पिक्चर लीजिए और मैं पूरी नज़र आनी चाहिए। वो मेरे पास खड़ी हो गई, उनके हस्बैंड ने पिक्चर ली। उसके 2 साल बाद मैं फिर ट्रिनिडाड पहुंचा। वो दोनों मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा, वो तस्वीर दिखाई कि आपको याद है 2 साल पहले आप आए थे और मैं प्रेग्नेंट थी और अब देखिए ये लड़का मेरी गोद में है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो कहने लगे कि इस लड़के का नाम हमने अनूप रखा है और इसको हम भजन सिखाएंगे। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि हम जिस लिए ये काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर, लोगों के हृदय में एक आनंद देने के लिए, वो तो सार्थक हो गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने आनंद नहीं लिया है, वो अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को भी आनंद देना चाहते। नाम भी मेरा ही रख दिया उसका और उसको भजन सिखाएंगे। ईश्वर इसी प्रकार से लोगों के अंदर आनंद देता है और अपने दर्शन देता है। इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। वो जो आनंद के आंसू मेरी आंखों में आए, वो ईश्वर का ही स्वरूप थे। इसलिए हमेशा जब आप कुछ बहुत अच्छा महसूस करें तो समझिए कि ईश्वर आपको दर्शन दे रहा है, आपके साथ है। इस भजन से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन का सारा अंधकार मिटा दो। गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सबके जीवन का अंधकार मिटे, नेगेटिविटी मिटे और हम अपने जीवन में सुख का संचार होते हुए देखें और वही सुख का संचार हम लोगों में भी दें, लोगों तक पहुंचाएं। बिगड़ी बात बना दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार
लगा दे राम। युग युग से मैं भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दे राम। बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार लगा दे राम। राम हे राम, सिया राम हे राम। घोर अंधेरा छाया है, मन पंछी घबराया है। मोह माया के बंधन में ये मूरख भरमाया है। अब तो अंधेरा दूर करो, अब तो अंधेरा दूर करो, ज्ञान का दीप जला दे राम। बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार लगा दे राम। राम राम सिया राम हे तुमने जीवन दान दिया, कितना बड़ा एहसान किया। ये जो मनुष्य रूप में हमको जन्म मिला है, ईश्वर की कितनी कृपा है। वो कीड़े मकोड़े भी बना सकता था, लेकिन हमें इंसान बना के भेजा कि हम सद्बुद्धि रख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तुमने जीवन दान दिया, कितना बड़ा एहसान किया। हमने मगर इस जीवन का पग पग पर अपमान किया। जैसे हैं हम तेरे हैं, भले बुरे सब तेरे हैं। गुण अवगुण बिसरा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम। नैया पार लगा दे राम। युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दे राम। बिगड़ी बात बना दे राम। राम धनि सरे गरे 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 नीसा। बाबुल मोरा नैहर छूटो रे जाए। ये एक भक्ति रचना है। इसको लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं, लेकिन है ये भक्ति रचना। ये जो शरीर है ये समाप्त हो रहा है, जा रहा है, और आत्मा आत्मा में परमात्मा में विलीन हो रही है। बाबुल मोरा नैहर छूटो रे जाए। चार कहार मिले मोरी मोरी डोलियां सजावे। चार कहार मिले मोरी
मोरी डोलिया सजावे, मेरा अपना बेगाना छूटोरी जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए। अंगना तो पर्वत भया और ड्योढ़ी भई विदेश, अंगना तो पर्वत भया और ड्योढ़ी भई विदेश, ले बाबुल घर आपना, ले बाबुल घर आपना, मैं तो चली, मैं तो चली, मैं तो चली, मैं तो चली, मैं तो चली पिया के देश, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए। आज यहीं तक, कल आपसे फिर भेंट होगी कुछ और सुंदर रचनाओं के साथ, कुछ और सुंदर बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।